morning student. Myself Neetu Agarwal, your business studies teacher. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करवाने जा रही हूँ. चैप्टर नंबर 12 है बिजनेस सर्विसेज. ठीक है. देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सक्सेसफुली जब तक नहीं रन कर सकता जब तक वो बिजनेस सर्विसेज को अवेल ना करे. एक बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको बिजनेस सर्विसेज की मदद लेनी पड़ेगी. ठीक है. बिजनेस सर्विसेज का मतलब है कि उसको बैंक की मदद लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी की मदद लेनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट कंपनीज की मदद लेनी पड़ेगी, वेयर हाउसिंग की मदद लेनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन के साधनों की मदद लेनी पड़ेगी. तभी वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा पाएगा, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाएगा. ठीक है. तो इनको क्या बोला जाता है? बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस को सुविधा देने वाली साधन. ठीक है. अब ये देखिए, अब एक बिजनेसमैन को पैसा चाहिए तो उसको बैंक की तरफ देखना पड़ेगा. ठीक है ना. तो हम अलग अलग से हमारे चैप्टर है, हम डिटेल में सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ेंगे, देन कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कैसे ये एक बिजनेसमैन की उसके बिजनेस को रन करने में मदद करती है. ठीक है. हम सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज के नेचर, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं. बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज क्या हेल्प करती है बिजनेसमैन की उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने. ठीक है. अब जो नेचर है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंटेंजिबिलिटी. इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो जितने भी सर्विसेज होती हैं इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि बैंक ने हमें सर्विस प्रोवाइड करी, ट्रांसपोर्ट ने हमें सर्विस प्रोवाइड करी. ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सर्विस प्रोवाइड करी. तो जितने भी बिजनेस की सर्विसेज होती हैं, दीज आर द इंटेंजिबल सर्विसेज. जैसे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट बिजनेस सर्विसेज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. ठीक है ना. हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है असमानता. देखिए, जो सर्विसेज होती हैं, एक पर्सन के द्वारा एक बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने हर कस्टमर को एक जैसी सर्विस प्रोवाइड करे. डिफरेंट कस्टमर के लिए उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसकी टाइप ऑफ सर्विसेज अलग अलग हो सकती है. एक बैंक में एक कस्टमर जाता है, एक कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन है उसका, तो उससे और बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा. एक कस्टमर ऐसा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो उसके साथ वो बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करेगा. एक पब्लिक बैंक की डीलिंग अच्छी नहीं होती इतनी ज़्यादा कस्टमर के साथ, बट एक प्राइवेट बैंक की डीलिंग बहुत अच्छी होती है कस्टमर के साथ. तो ये जरूरी नहीं होता कि सभी को एक जैसी सर्विस मिलेगी. डिफरेंट बैंक्स के द्वारा, डिफरेंट कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग सर्विसेज डिपेंड करता है, बैंक्स पे डिपेंड करता है, कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उनको सर्विसेज कैसी मिल रही है. ठीक है ना. देन उसके बाद क्या, नॉन स्टॉकिंग का मतलब होता है इकट्ठा नहीं कर सकते. हम सर्विस को इकट्ठा नहीं कर सकते. जब हमें चाहिए होगी सर्विसेज तभी हमें लेनी पड़ेगी. मान लो कि हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए, हम 2 दिन पहले नहीं ले सकते. जब हमारा माल रेडी होगा तभी हम उसको लेंगे, ना हम उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं. ठीक है. सर्विस कैन नॉट बी स्टॉक. एक ट्रांसपोर्ट ये नहीं है कि हमें ट्रांसपोर्ट की सर्विस चाहिए तो हम उसका 2 दिन पहले ट्रक हायर करके रख लेंगे, पकड़ के रख लेंगे, नहीं रख सकते. ठीक है ना. तो जब हमें सर्विस चाहिए तो हम तभी हमें सर्विसेज लेनी पड़ती है. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम अपनी सर्विसेज को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते. बैंक का जो कस्टमर होगा, बैंक उसी को ही तो सर्विस देगा. वो कस्टमर अपनी सर्विस को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता. ठीक है ना. इंश्योरेंस, जिसका बीमा है उसी को तो सर्विस मिलेगी. बीमा किसी और का है और सर्विस वो किसी और को नहीं दे सकता है. ठीक है. कस्टमर पार्टिसिपेशन,
ये जरूरी है कि सर्विस लेने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन, कस्टमर की अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। हमें एक बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हमें बस में बैठना पड़ेगा, तब हम बस की सर्विस ले पाएंगे। हम ये कहते कि हमें बस की सर्विस लेनी है और हम बस में बैठे नहीं तो क्या बस तो सर्विस हमें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो हमें फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है अगर हम किसी सर्विस को लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में। कितने प्रकार की सर्विसेज एक बिजनेसमैन को चाहिए होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए? बैंक की सर्विसेज, बैंक से पैसा ले सकता है, वो बैंक में अपने पैसे जमा करवा सकता है। इंश्योरेंस की सर्विसेज, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। माल जल गया, आग लग गई, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे थे, गिर गया, टूट गया, फूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लॉस को कॉम्पनसेट कर देती है। अगर हमने अपने माल का बीमा करवा रखा है तो हमें लॉस ज्यादा नहीं सफर करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कंपनीज का काम क्या होता है? एक बिजनेसमैन के सामान को एक जगह से लेके, माल बन रहा है यूपी में और उसकी अवेलेबिलिटी पूरी इंडिया के अंदर करवानी है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ट्रांसपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पा सकता है। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है माल को स्टोर करके रखना। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है बनती किसी और सीजन में है और उसकी जरूरत किसी और सीजन में होती है, तो तब तक उस माल को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि जब चाहिए होता है माल तभी वो फटाफट प्रोडक्शन करे बिजनेसमैन। प्रोडक्शन किसी और समय और अवेलेबिलिटी किसी और समय अगर करवानी हो तो वहाँ पे वेयर हाउस की सर्विसेज लेनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का साधन, कस्टमर से बातचीत करना, कस्टमर से ऑर्डर लेना, ये किसकी हेल्प की वजह से पॉसिबल है? कम्युनिकेशन के साधनों की वजह से ही पॉसिबल है। कम्युनिकेशन ईमेल हो गया, इंटरनेट सर्विसेज हो गया, टेलीफोन हो गया, फैक्स मशीन हो गया, तो ये सारे हमारे कम्युनिकेशन के साधन हैं जिनकी मदद से एक बिजनेस में सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन करता है। तो हम वन बाय वन इनको डिटेल में समझेंगे, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो डिटेल में बात करेंगे वो हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। बैंक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें बैंक का मतलब समझना होगा कि बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन होता है जो कि हमारे पैसे को एक्सेप्टेड डिपॉजिट, हमारे बचे हुए पैसे को, हमारी सेविंग्स को जमा करता है। मान लो हमारी इनकम है 50,000, 50,000 में से 30,000 हमने खर्च कर दिए, 20,000 रुपये बच गए, तो 20,000 रुपये घर में रखने की बजाय हम उस पैसे को बाहर रख देते हैं, बैंक में रख देते हैं। ठीक है, बैंक में रखना सेफ है। और दूसरा, हमें इसलिए भी हम बैंक में पैसे को रखते हैं कि बैंक हमें उसके ऊपर क्या प्रोवाइड कर देता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, बैंक जो पैसा हमने बैंक में जमा करवाया है उसके ऊपर बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करता है, तो हमें तो डबल बेनिफिट हो गए। एक तो सेफ्टी का बेनिफिट हो गया और दूसरा हमें क्या बेनिफिट हो गया? इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें मिल जाते हैं। तो बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम अपने बचे हुए पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हैं और गिविंग लोन। जब हमें पैसे की जरूरत है तो हम बैंक में जाके अपील कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, बैंक हमें पैसे की सुविधा प्रोवाइड, अगर हमें कहीं और से पैसा नहीं मिलता तो हमें बैंक से पैसा मिल जाता है, बैंक हमें लोन की सुविधा प्रोवाइड कर देता है। हाँ, वो एक बात अलग है कि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसके ऊपर, बट फिर भी हमें बैंक से जरूरत पड़ने पर पैसा मिल जाता है, बैंक के लोन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, नॉर्मली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बैंक को। पब्लिक सेक्टर आपकी बुक में भी 3 पार्ट में डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड द कोऑपरेटिव। फिर हम इनको डिटेल में, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप है, ऑनरशिप के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो बैंक होते हैं जिसकी ऑनरशिप, ये ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने किया।
पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक्स होते हैं जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में होती है, सरकार के पास इनकी ओनरशिप होती है। ये बैंक सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकार का इनके ऊपर कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हो गए। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। वो बैंक होते हैं जिसकी ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथों में होती है। कोई भी इंडिविजुअल ऐसे बैंक्स को खोल सकता है और अपने बैंकिंग बिजनेस को चला सकता है। इसके एग्जांपल हो गए जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है। यहाँ पे सरकार की इंटरफेरेंस कम होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें सरकार के मानने पड़ते हैं, बट प्राइवेटली ये बैंक प्राइवेट लोगों के द्वारा रन किया जाता है। जो इसके एम्प्लॉइज होते हैं वो भी प्राइवेटली काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं होते। उसके बाद हम बात करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक। कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो कि कुछ लोगों के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाता है और इन बैंक्स का मुख्य उद्देश्य होता है, जिनके द्वारा ये बैंक स्टार्ट किया गया है उन्हीं मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना मेन उद्देश्य कोऑपरेटिव बैंक का होता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, प्राइमरी लोन सोसाइटी, ये आपके कुछ कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो कुछ लोगों के द्वारा चालू कर दिए जाते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने मेंबर्स को ही सर्विसेज प्रोवाइड, मेंबर्स को जरूरत पड़ने पे लोन देना, मेंबर्स के पैसे को डिपॉजिट करना, इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू वेरी मच।